Hello dear students, today I am going to take the class of class 7th. Subject is science. I am going to make you write chapter 3 fiber to fabric. I have made you write the section A, B, C of chapter 3 and now I am going to start section D of चैप्टर 3. सेक्शन डी क्वेश्चन फर्स्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3 ऑफ सेक्शन डी ऑफ चैप्टर 3 इज चैप्टर 3 के सेक्शन डी का जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लीस कॉल्ड. फ्लीस से बर्ड्स को रिमूव करने का हटाने का प्रोसेस क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कॉम्बिंग. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लीस इज कॉल्ड कॉम्बिंग. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज नेम एनी टू ब्रीड्स ऑफ शीप फाउंड इन इंडिया. भारत में पाई जाने वाली भेड़ों की किन्हीं दो नस्लों का नाम बताइए. देखिए यहाँ दो नस्लें हैं, पाटनवाड़ी एंड बकरवाल. क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए शीप. एक भेड़ के शरीर से बाल को निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है शेयरिंग. नेम ये The process of removing hair from the body of a sheep is called shearing. And question number 4 is name the sheep that is found in Gujarat and whose wool is used in hosiery. तो गुजरात में पाए जाने वाली उस भेड़ का नाम बताइए जिसके ऊन का प्रयोग होजियरी में होता है, होजरी में होता है. तो इसको बाद भेड़ का नाम है पाटनवाड़ी. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून कॉल्ड. ककून से थ्रेड को निकालने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ये आंसर है रीलिंग. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून कॉल्ड रीलिंग. And question number 6 is which country leads the world in silk production. सिल्क प्रोडक्शन में सब सिल्क के उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो आंसर इज चाइना. चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम टू वुल यील्डिंग एनिमल्स. ऊन देने वाले किन्हीं दो जानवरों का नाम बताइए. हियर नेम इज सीप एंड अंगूरा गोट. सीप और अंगूरा गोट ऐसी प्रजातियां हैं जो सिल्क देती हैं, सिल्क का उत्पादन करती हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू मेक यू राइट द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का टाइप फर्स्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय रियरिंग ऑफ शीप. तो रियरिंग ऑफ शीप को पालने का मतलब क्या है? रियरिंग मीन्स पालना होता है, तो शीप पालन का मतलब क्या होता है? तो रियरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय गिविंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर. तो शीप पालने, भेड़ों के पालने का मतलब होता है कि भेड़ों की देखभाल करना, उन्हें भोजन, आवास और उनके हेल्थ का ध्यान देकर, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखकर. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर फाइबर्स. फाइबर्स क्या होते हैं? रेशे क्या होते हैं? तो आंसर 2 इज फाइबर्स आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स. फाइबर लंबे, मजबूत, लचीले
धागे जैसी संरचना होते हैं जिनका प्रयोग फैब्रिक बनाने में किया जाता है। यू नो दैट फैब्रिक मीन्स अ पीस ऑफ क्लोथ। कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा उसको फैब्रिक कहते हैं और उस फैब्रिक से पूरा कपड़ा बन जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि फाइबर जो है वो लंबे, मजबूत और ये फ्लेक्सिबल थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं, धागे जैसी संरचना होते हैं जिनका प्रयोग फैब्रिक बनाने में किया जाता है, मीन्स अ पीस ऑफ क्लॉथ बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डज शेयरिंग नॉट हर्ट द शीप? शेयरिंग से शीप को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता है, यानी बाल काटते समय कोई तकलीफ क्यों नहीं होती है शीप को? तो उसका आंसर है शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द शीप इज डेड। शेयरिंग से भेड़ को नुकसान नहीं पहुंचता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। क्यों? कि भेड़ के स्किन की जो ऊपरी लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर होती है, वो मृत होती है, बेजान होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू राइट द answer of question number 4 of short answer type questions type first। short answer type question के type first का मैं 4th क्वेश्चन का आंसर लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यह है क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ट बाय स्कोरिंग? स्कोरिंग का मतलब क्या होता है? उसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस ऑफ शीप टू रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वेट, ग्रीज एटसेट्रा इज कॉल्ड स्कोरिंग। अगर है द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस ऑफ शीप, भेड़ के बाल को धोने की प्रक्रिया, उसके धूल, गंदगी, पसीने और ग्रीस इत्यादि को निकालने के लिए स्कोरिंग कही जाती है। यानी शीप के फ्लीस माने उसके रोए से डस्ट, डर्ट, स्वेट, पसीना और ग्रीज को धोने की प्रक्रिया क्या कही स्कोरिंग कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज ककून? तो आंसर इज द सिल्की कवरिंग स्पन बाय अ सिल्क वर्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ककून। तो सिल्क वर्म द्वारा बुनी गई सिल्की कवरिंग माने रेशमी जो कवरिंग होती है, कवर होता है, अपने प्रोटेक्शन के लिए इस कॉल्ड ककून, ककून कहा जाता है। यानी सिल्क वर्म अपने प्रोटेक्शन के लिए जो अपने ऊपर सिल्क की कवरिंग बुनता है उसको ककून कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू मेक यू राइट द शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर मैं लिखवाने जा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज मीन्ट बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग? व्हाट इज इट्स पर्पज? सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या कही जाती है? चयनात्मक ब्रीडिंग क्या कही जाती है? इसका पर्पज क्या होता है? तो आंसर इज द टू इंडिविजुअल्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेलेक्टेड एज पेरेंट्स। दो इंडिविजुअल एनिमल्स जिनके अंदर इच्छित कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसा हम चाहते हैं, हमारी इच्छा के मुताबिक जिनके अंदर गुण होता है, तो हम अपनी इच्छा के मुताबिक गुण वाले दो अलग अलग एनिमल्स को, इंडिविजुअल्स को हम लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स के रूप में। दीज आर देन क्रॉस्ड,
to get a new breed of animals having desirable characteristics. उसके बाद उन दोनों को आपस में क्रॉस कराया जाता है, एक दूसरे से उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है अपनी इच्छा अनुसार, अपने इच्छा की नस्ल प्राप्त करने के लिए। ऑफ बोथ द पेरेंट्स, जब हम क्रॉस कराते हैं तो दोनों पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका गुण उनके अंदर आता है। अब बोथ द पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि हम जैसी नस्ल का बच्चा पैदा करना चाहते हैं, हम दो पशुओं को, दो इंडिविजुअल्स को अपनी इच्छा अनुसार, जैसी हम इच्छा चाहते हैं, जैसे हमारी इच्छा होती है कि जैसी नस्ल हमें बनानी है, तो अपनी इच्छा के अनुसार हम दोनों नस्ल वाले पेरेंट्स को चुनते हैं, फिर उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग के बाद हमें पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स में जो गुण होते हैं उनके गुण वाली, है ना, हमारी इच्छित क्या है, नस्ल की ब्रीड मिलती है, प्रजाति मिलती है। इसी को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। और इसमें इसका जो सेकेंड पार्ट है कि व्हाट इज इट्स पर्पज, सेलेक्टिव ब्रीडिंग का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, व्हाई डू वी डू सेलेक्टिव ब्रीडिंग, हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्यों करवाते हैं। यह है द पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग ब्रीडिंग इज टू get animals with desired characteristics and produce high yielding breed। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग का उद्देश्य होता है कि हम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, अपने इच्छा अनुसार गुण वाली ब्रीड की, नस्ल की उत्पत्ति करवाते हैं, हाँ, और हमें हाई यील्डिंग ब्रीड प्राप्त होती है, ज़्यादा उत्पादन करने वाली नस्ल प्राप्त होती है। Dear students, now see the answers of short answer type questions type second। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिखवाने जा रहा हूँ यहाँ पे। सिल्क इज अ फाइन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क एक महीन, मजबूत, मुलायम और चमकदार रेशा होता है जो कि सिल्क वर्म से, तब रेशम के कीट से प्राप्त होता है। इट इज सेपरेट फ्रॉम द ककून बाय द प्रोसेस ऑफ बॉयलिंग, रीलिंग एंड देन थ्रोविंग। यह अलग किया जाता है ककून से। ककून मीन्स कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सिल्क वर्म। रेशम के कीट की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसके प्यूपा स्टेज में, उसी को ककून कहते हैं। तो ये जो रेशम होता है वो अलग किया जाता है ककून से, इसके बॉयलिंग, रीलिंग और उसके बाद थ्रोविंग की प्रक्रिया द्वारा, थ्रोविंग की प्रोसेस से। आइए नाउ सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल see the question number 3 is divided into 2 parts। So question number 3A is what are raw silk and spun silk। raw silk और spun silk क्या होता है, तो इसका आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3A का, the fibers of cocoons are too fine and delicate to handle। तो ककून के फाइबर, तो ककून से जो फाइबर प्राप्त होता है वो इतना ज़्यादा महीन और मुलायम होता है कि उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, उसको हैंडल नहीं किया जा सकता। सो मैनी ऑफ देम आर रील्ड टुगेदर टू गेट अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड कॉल्ड रॉ सिल्क। इसलिए बहुत सारे फाइबर्स को की रीलिंग की जाती है एक साथ, यानी उनको ट्विस्ट किया जाता है एक मजबूत धागा प्राप्त करने के लिए। इस प्रक्रिया, है ना, जिसको हम रॉ सिल्क करते हैं। द इन्फीरियर क्वालिटी सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय डैमेज्ड और वेस्ट ककून इज कॉल्ड स्पन सिल्क।
तो हम कह रहे हैं कि बर्बाद हो गए, ये डैमेज मतलब टूटे फूटे या फालतू जो बर्बाद जो ककून होता है उससे जो सिल्क प्राप्त किया जाता है उसको स्पन सिल्क किया जाता है, इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, निम्न कोटि का। तो कहने का मतलब कि डैमेज हुए या वेस्ट ककून से जो इन्फीरियर क्वालिटी का निम्न क्वालिटी का जो ऊन प्राप्त किया जाता है उसको स्पन सिल्क कहते हैं। प्लीज वंस अगेन टू मेक यू मोर क्लियर आई एम गोइंग टू टेल यू वंस अगेन, थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं एक बार और आपको समझाने जा रहा हूँ, तो प्लीज लिसन मी केयरफुली। द फाइबर्स ऑफ ककून्स आर टू फाइन एंड डेलिकेट टू हैंडल। ककून से प्राप्त हुआ फाइबर रेशा इतना ज़्यादा महीन और मुलायम होता है कि उसको हैंडल करना बहुत कठिन होता है, इसलिए सो मैनी ऑफ देम आर रील टुगेदर, इसलिए उसमें से बहुत सारे फाइबर्स को रील किया जाता है, मीन्स ट्विस्ट किया जाता है एक साथ, टू गेट अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड, ताकि एक मजबूत रेशा प्राप्त किया, धागा प्राप्त किया जा सके। कॉल्ड रॉ सिल्क, उस धागे को हम रॉ सिल्क कहते हैं। द इन्फीरियर क्वालिटी सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय डैमेज और वेस्ट ककून, वेस्ट ककून या डैमेज ककून से जो निम्न क्वालिटी का सिल्क उत्पन्न होता है इस कॉल्ड स्पन सिल्क, उसको स्पन सिल्क कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है, बी का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3B है, ऑन बर्निंग सिल्क इट गिव्स आउट द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, गिव रीजन। जब हम सिल्क को जलाते हैं तो वो जलते हुए बाल जैसी स्मेल देता है, महक देता है, कारण बताइए क्यों आखिर बाल की तरह स्मेल कर देता है। तो सिल्क फाइबर ऑन बर्निंग गिव्स द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर बिकॉज इट इज एन एनिमल फाइबर एंड इज मेड ऑफ प्रोटीन। तो सिल्क फाइबर जलने के बाद एक जले हुए बाल की स्मेल देता है, महक देता है, क्योंकि यह एक जानवर का फाइबर होता है, रेशा होता है और यह प्रोटीन का बना होता है। जैसे बाल भी क्या होता है कि एनिमल फाइबर ही होता है, वो प्रोटीन से बना होता है। सेम लाइकवाइज जो सिल्क होता है वो भी एक एनिमल फाइबर ही होता है और वो भी प्रोटीन का बना होता है, इसलिए उसको जलाने पर बाल जैसी महक निकलती है। एंड द क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट ओनली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वर्म। केवल एक फ्लो चार्ट के द्वारा सिल्क वर्म यानी रेशम के कीट की लाइफ साइकिल, क्या है, जीवन चक्र को डिस्क्राइब करना है। तो देखिए पहले क्या होता है, एग्स ऑफ फीमेल सिल्क मोथ ऑन मलबरी लीव्स। तो फीमेल सिल्क है जिसको हम मोथ कहते हैं, यानी फीमेल सिल्क मोथ, यानी जो एडल्ट सिल्क मोथ हो, जो सिल्क वर्म होता है उसको हम मोथ बोलते हैं। तो फीमेल सिल्क मोथ जो है वो मलबरी की पत्तियों पे, सहतूत की पत्तियों पे अंडे देती है। फिर ये अंडे क्या होते हैं, लार्वा, जिसको हम कैटरपिलर या सिल्क वर्म भी कहते हैं, लार्वा में बदल जाते हैं। लार्वा फिर और बड़ा होता है, प्यूपा में बदलता है। प्यूपा अपने चारों तरफ एक कवरिंग बुनता है, इसको ककून कहते हैं, ककून के अंदर रहता है। फिर ककून से सिल्क वर्म बाहर निकलता है। उसके बाद जब बाहर निकलता है तो पूरी तरह से एडल्ट सिल्क वर्म यानी मोथ, एडल्ट सिल्क वर्म को हम मोथ कहते हैं, एडल्ट सिल्क वर्म वो बन जाता है। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म। Students, now I am going to make you write the answer of question number 5. Question number 5 is divided into 2 parts. Question number 5A and B. Question number 5A is what is Sartor's disease?
सार्टर्स डिजीज क्या होती है? तो सार्टर्स डिजीज इज एन ऑक्यूपेशनल डिसीज ऑफ वूल इंडस्ट्री caused by a bacteria Bacillus anthracis। सार्टर डिसीज एक पेशेवर डिजीज होती है, पेशा से संबंधित बीमारी होती है। क्या? वूल इंडस्ट्री के पेशे से संबंधित बीमारी होती है सार्टर्स डिजीज। और ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस उससे होती है। तो कहने का मतलब यह है कि सार्टर डिसीज एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस उससे होने वाली सिल्क इंडस्ट्री से संबंधित एक ऑक्यूपेशनल पेशेवर बीमारी है। जो लोग सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हें ये बीमारी होती है। एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 बी का देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बी है क्या? पहले उसको हम पढ़ते हैं। Why is this disease called occupational disease? यानी ये सार्टर डिसीज को ऑक्यूपेशनल डिसीज क्यों कहा जाता है? तो आंसर है दिस डिसीज इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिसीज बिकॉज द पर्सन कैचेस दिस डिसीज व्हाइल वर्किंग इन द इंडस्ट्री ड्यू टू द नेचर ऑफ हिज वर्क। क्यों ये डिसीज ऑक्यूपेशनल डिसीज इसलिए कही जाती है? क्यों कि किसी व्यक्ति को ये बीमारी तब होती है जब ये क्या है सिल्क इंडस्ट्री में काम करता है और उसके काम के नेचर की वजह से, उसके कार्य की प्रकृति की वजह से ये बीमारी होती है। एंड नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 parts। Question number 6A and B। Question number 6A is why do wool yielding animals have a thick coat of hair on their bodies? ऊन उत्पादन करने वाली Why do wool yielding animals have thick coat of hair on their bodies? ऊन उत्पादन करने वाली है ना, ऊन उत्पादन करने वाले जानवरों के ऊपर बाल का एक मोटा कोट क्यों होता है, मोटी कवरिंग क्यों होती है? ये क्वेश्चन नंबर 6A है। इसका आंसर है द बॉडी ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स इज कवर्ड बाय अ थिक कोट ऑफ हेयर टू कीप देयर बॉडीज वार्म। तो ऊन उत्पादन करने वाले जानवरों की जो बॉडी है वो ये क्या है, बालों के घने कोट से मिस कवरिंग से ढकी होती है उनको गर्म रखने के लिए। जो ऊन यील्डिंग एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक थिक कवरिंग ऑफ हेयर पाया जाता है, मतलब एक बालों का की एक मोटी कवर पाई जाती है ताकि वो गर्म रह सके, उनको गर्म रखने के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 6B इज वाई शेयरिंग डन इन समर। शेयरिंग मीन्स जानते हैं जैसा कि रिमूविंग ऑफ हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स इज कॉल्ड शेयरिंग। तो जो ऊन देने वाले जानवर हैं उनके बाल को काटना ही शेयरिंग कहा जाता है। तो शेयरिंग गर्मी के दिनों में ही क्यों होता है? हाँ, तो ये हमें बताना है। तो आंसर है शीप आर शेयर्ड in summer so that they do not feel the heat। हाँ, तो भेड़ों को यानी भेड़ों का बाल गर्मी में ही उतारा जाता है ताकि उन्हें गर्मी महसूस न हो उन्हें। और आगे है द हेयर ऑफ शीप ग्रोज अगेन बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड वेदर। उनके बाल फिर से उगाते हैं जाड़ा शुरू होने से पहले ताकि है ना ठंडी के मौसम से उनको सुरक्षा मिल सके, ठंडी के मौसम से सुरक्षित रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे माय क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट यू नेक्स्ट डे।